हेलो दोस्तों। आज चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी का। आज जो पेपर हुआ है यूपी बोर्ड का क्लास 10th का, उसका जो 60 क्वेश्चन थे बहुविकल्पी वाले, उन्हें हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना माना है। इसमें पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना किसको माना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भाषा योग्य वशिष्ठ को। और दूसरा क्वेश्चन है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक हैं। इसमें पूछ रहा है झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है। ए ऑप्शन में दिया है प्रेमचंद्र, बी में जैनेन्द्र कुमार, और सी में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और डी में वृंदालाल वर्मा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री लाल शुक्ल निम्नलिखित उपन्यास है। मतलब इसमें पूछ रहा है श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। तो ऑप्शन ए में दिया है आधा गांव, बी में दिया है राग दरबारी, और सी में दिया है मैला आंचल, और डी में दिया है पानी के प्राचीर। तो आपको पता है इसका ऑप्शन बी सही है, दाग रामनी दाग राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास है। और इसका चौथा क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं। इससे पूछा आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जगदीश माथुर, बी सेठ गोविंदास, सी उपेंद्र नाथ अस्क, या फिर डी मोहन राकेश। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे नाटक लिखा गया है। माखन क्वेश्चन नंबर 5 है, माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य है। ऑप्शन ए साहित्य देवता, बी साधना, सी अंतःस्थल, या डी अंतर्दर्भ अंत अंतर्नाद। तो इसका ऑप्शन ए सही है, साहित्य देवता। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकालीन रचना है। जो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं इनमें से रीतकालीन में लिखी गई कौन सी है। तो ऑप्शन ए है आंसू, और बी है रसराज, सी है प्रेम तरंग, और डी है द्वापर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रसराज। हाँ, रसराज रीतकालीन में लिखी गई रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है, इसमें जो नीचे ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कामायनी, बी झरना, ऑप्शन सी यामा, ऑप्शन डी लहर। जैसे आपको पता है ऑप्शन ए में कामायनी है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा ये भी लिखी गई है, और ऑप्शन बी में झरना ये भी लिखी गई है, और डी लहर ये भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो ऑप्शन सी है यामा, ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन ए नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, या फिर ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल, या फिर डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने दी थी। इसका ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। इसमें पूछा है राम की शक्ति पूजा किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। या दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा ये रचना लिखी गई है, राम की शक्ति पूजा। और अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए हिमक्रीटिनी, बी युगवाणी, सी कुरुक्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी भारत भारती। तो हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी सही है, भारत भारती इस मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन ए हास, बी शोक, सी रति, या फिर डी जुगुप्सा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है।
और शोक तो होता है करुण रस का, और रति होता है श्रृंगार रस का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन में अलंकार है, इसमें पूछ रहा है चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, या फिर ऑप्शन डी यमक। तो इसमें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूपक। इसमें रूपक अलंकार होगा, क्योंकि इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, जहाँ क्योंकि इसमें जहाँ उपमेय या चरण में उपमान कमल का भेद रहित आरोप हो रहा है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। क्योंकि इसकी रूप इसमें रूपक की परिभाषा क्या होती है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और इसमें यही है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रोला छंद में मात्राएं होती हैं, मतलब रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 11। तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसका 13 नंबर का रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये रोला छंद क्या होता है ये आपको पता होगा। रोला छंद एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उन्नति का विपरीतार्थी विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अवनति, बी अवनत, सी अवरोह, या फिर डी प्रतिकूल। तो उन्नति का अर्थ होता है प्रगति या विकास, और इसका विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द अवनति है, जिसका अर्थ है पतन या गिरावट। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सुख दुख में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्विगु समास, या फिर सी द्वंद्व समास, या फिर डी बहुब्रीहि समास। तो इसमें सुख दुख में जैसे आप देख रहे हैं सुख दुख शब्द में द्वंद्व समास है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान हैं और सुख तथा दुख के बीच योजक शब्द का लोप है, मतलब इसमें सुख और दुख में योजक शब्द नहीं है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल शब्द का पर्याय है निम्न, और इसमें ऑप्शन ए है नीर, बी वारिद, सी नीरज, और डी अम्बुद। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीर। क्योंकि जल शब्द का पर्यायवाची नीर, वारी, अम्बु, तोय, सलिल आदि शामिल हैं। वारिद और अम्बुद बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि नीरज कमल का पर्यायवाची है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीर। जल का पर्यायवाची नीर होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, युष्मद का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ए युष्मत, बी युष्माकम, या सी युष्मासु, या फिर डी युष्माभि। तो युष्मत इस युष्मत शब्द के रूप में इस प्रकार चलते हैं, जिसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप युष्मासु होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, युष्मासु। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। और क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 6, या फिर डी 8। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार प्रारंभिक रूप से हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार के वाक्य हैं, जिसमें जैसे उपदेशवाचक, शोषणात्मक,
या फिर निषेधवाचक मतलब नकारात्मक, और प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक, और आज्ञावाचक, और इच्छावाचक, और संकेतवाचक, और एक होता है संदेहवाचक। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, वाक्य में वाच्य है। इसमें पूछा है छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्म कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी में दिया है कर्मवाच्य, जो 19 नंबर क्वेश्चन का सही अर्थ है। क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं इस वाक्य में छात्र द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, छात्र द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, निष्क्रिय आवाज कर्मवाच्य का उपयोग करता है। यह द्वारा के प्रयोग और क्रिया के रूप लेखा खेला जाता है से स्पष्ट होता है, जहाँ क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता के बजाय वस्तु जो खेला जाता है होता है। इसलिए इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। सॉरी, इस वाक्य में वाच्य कर्मवाच्य। और इसका आखिरी बहुविकल्पी क्वेश्चन का है 20 नंबर क्वेश्चन, विकारी पद के प्रकार हैं। इसमें पूछा विकारी पद के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 6। तो विकारी पद का इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4। विकारी पद के 4 प्रकार होते हैं। क्योंकि आपको पता है हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और लिंग वचन कारक, और काल के आधार पर अपना रूप बदलते हैं। ये लिंग वचन, ये विकारी शब्द 4 प्रकार के विकारी पद के 4 प्रकार होते हैं, जो कि लिंग वचन कारक और काल के आधार पर अपना अपना रूप बदलते रहते हैं। जिसमें से पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपने इन्हीं सारे क्वेश्चन में इन्हीं को टिक किया होगा। तो अगर आने वाले सभी एग्ज़ाम का लास्ट में एनालिसिस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही एग्ज़ाम आपका ख़त्म होता है तो हम आपको इसी चैनल पर सभी एग्ज़ाम के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन का सही आंसर बता देंगे, जिससे आप निश्चित हो जाएंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने कितना सही किया है। धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।